हेलो एवरीवन, मैं मनीष आप सभी का अपने चैनल मनीष स्टडीज़ पे वेलकम करता हूं। आज मैं टाइप्स ऑफ वेक्टर स्टडी कराने जा रहा हूं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को देखने से पहले मेरी प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें। उसमें बेसिक्स के बारे में अच्छे से बताई गई हैं। अगर आप वेक्टर्स के बारे में जान लोगे तो आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर में बहुत ही हेल्प मिलेंगी। और आप कोई भी वीडियो देखें तो पूरा वीडियो देखने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप वेक्टर के क्वेश्चंस करोगे, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन बनाओगे, तो अगर आप एक भी चीज़ मिस कर जाओगे तो आपको बनाने में बहुत दिक्कत आएँगी, आपको तब समझ में नहीं आएगा। ये बहुत ही ईज़ी टॉपिक है अगर आप अच्छे से देखते हो तो। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करता हूँ वीडियो। तो जैसा कि टाइप्स ऑफ वेक्टर है, इसमें मैंने पहला लिख रखा है यूनिट वेक्टर्स। गाइज़ और भी वेक्टर्स है, जैसे कि इक्वल वेक्टर्स है, नेगेटिव वेक्टर्स है, नल वेक्टर्स है, पैरेलल वेक्टर है, कन्वर्जेंट वेक्टर है, सारा मैं स्टडी कराऊंगा। आप अच्छे से एकदम पेशेंस बना के देखें वीडियो। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इश्यूज आए आपको, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने इंस्टा का आईडी का लिंक दे रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए, जैसे कि यूनिट वेक्टर्स है, तो यहाँ लिख रखा है इट इज़ यूज्ड ओनली फॉर डायरेक्शन इंडिकेशंस। कहने का मतलब है कि यूनिट वेक्टर्स का हम लोग यूज़ करते हैं डायरेक्शन इंडिकेशन, डायरेक्शन पर्पस के लिए। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के दो टर्म्स अगर हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस, तो उसमें उस फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर्स के फॉर्म में जाना जाता है। आपको पता ही है, पहले ने बताया हो। और उस फिजिकल क्वांटिटी के डायरेक्शन इंडिकेशन के लिए यूनिट वेक्टर का यूज होता है। क्योंकि मैग्नीट्यूड के लिए मैंने बताया, सपोज कि मैं दो वेक्टर एज्यूम कर लेता हूँ, वेक्टर ए और वेक्टर बी। मैंने दो वेक्टर एज्यूम किया है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो मैंने इसको ब्रेक किया, एक मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, एक डायरेक्शन के फॉर्म में। क्योंकि कोई भी वेक्टर का फुल रिप्रेजेंटेशन, होल रिप्रेजेंटेशन तभी हो सकता है जब आप उसके मैग्नीट्यूड को और डायरेक्शन को लिखो। तो यहाँ मैंने यूनिट वेक्टर का टॉपिक रखा है। तो यूनिट वेक्टर उसे कहा जाता है जो कि डायरेक्शन पर्पस के लिए यूज होता है। डायरेक्शन पर्पस के लिए कौन यूज होता है दोनों में? ये वाला आप सभी को पता है, जो ये एक कैप लगा हुआ उसका ही यूज करते हैं डायरेक्शन पर्पस के लिए, जिसे यूनिट वेक्टर भी बोले। उसी प्रकार अगर बी वेक्टर लिया तो बी को भी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में ब्रेक कर सकता हूँ। तो ये वाला जो टर्म है, ये डायरेक्शन पर्पस के लिए यूज होता है, जिसे मैं यूनिट वेक्टर कहता हूँ। पहला पॉइंट आप समझ गए होंगे। दूसरा पॉइंट क्या है कि इट्स मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज यूनिटी। कहने का मतलब यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड, अगर मैंने बताया था कि अगर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का अगर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, आप उसका मॉड निकालें। जैसे मैंने मॉड लगा दिया इस वेक्टर के कैप, यानी कि जो वेक्टर कैप दिया हुआ है, जिसे मैंने यूनिट वेक्टर कहा है, या जिसे मैंने ए कैप कहा है, ए माना, वेक्टर ए माना, तो ए कैप होगा इसके डायरेक्शन पर्पस के लिए। तो इसकी जो मैग्नीट्यूड निकालूंगा, इसका मैग्नीट्यूड यानी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वो एक आना चाहिए। और आता ही है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक होता है। जैसे इस यूनिट वेक्टर बी है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। कुछ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर के बारे में समझे। जैसे कि ये तो मैंने नॉर्मल वेक्टर्स के बारे में बता दिया कि किसी का डायरेक्शन कैलकुलेट करना। अगर मान लीजिए आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, आप किसी एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के डायरेक्शन के अलोंग हो, यानी कि 3 एक्सिस दिया हुआ, यानी 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ये। 2 एक्सिस रहेगा 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर आपको सपोज कि कोई बॉडी है, मान लीजिए बॉडी एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है, तो आपको वहाँ अगर एक्स एक्सिस नहीं बोल के अगर आप आई कैप यूज करोगे, तब समझ जाओगे कि आई कैप यानी कि बता रहा है कि वो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। अगर आप जे कैप यूज किए हो तो आप वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि वो वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। अगर आप के कैप यूज किए हो डायरेक्शन के लिए, उस बॉडी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, तो समझ जाएगा बॉडी का जो मूवमेंट किधर है, जेड एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, तो आई कैप, जे कैप, के कैप क्या यूज होता है? आई कैप एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन दिखाने के लिए, वाई कैप, जे कैप यूज होता है वाई एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन दिखाने के लिए, और के कैप यूज होता है जेड एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन दिखाने के लिए। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड मैंने बताया, यूनिट कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। इसका भी मैग्नीट्यूड निकालोगे 1 आएगा। सिमिलरली अगर बाय द वे कोई बॉडी जेड एक्सिस के अलोंग नहीं मूव करके उसके नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, या फिर कोई बॉडी एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के अलोंग नहीं मूव करके नेगेटिव डायरेक्शन के मूव कर रहा है, तो उसके भी सॉल्यूशन है। तो नेगेटिव डायरेक्शन में कुछ नहीं करना। अगर आई कैप है तो आपको माइनस आई कैप यूज करना होगा। अगर इसके नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसका नेगेटिव माने माइनस लगा दे। सिर्फ माइनस साइन यूज करके आप उसके डायरेक्शन को अपोजिट दिखा सकते हो। तो इसका भी मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो भी 1 आएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है आपको, तो ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आपकी। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरा, इक्वल वेक्टर्स। अच्छे से दो वेक्टर मैंने एज्यूम कर लिया, वेक्टर ए और वेक्टर बी को मैंने मान लिया इक्वल। ठीक है, अगर ये दोनों वेक्टर इक्वल है तो उसमें दो कंडीशन जरूर फुलफिल होना चाहिए। एक, दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल होनी चाहिए, और दोनों का डायरेक्शन। अब ऐसा क्यों हो रहा है समझाते हैं। आपने क्या पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में कि वेक्टर के पास दो टर्म होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर दो टर्म, अगर वेक्टर का कोई भी एक टर्म छूट गया तो वेक्टर नहीं कहलाएगी।
तो अगर दोनों इक्वल है तो सपोज दोनों ओवरऑल यही होगा कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और दोनों का डायरेक्शन इक्वल होगा। ठीक है, तो देखिए अब इसको इससे डायग्राम से समझिए। आपने वेक्टर का डायग्राम पढ़ा था, ये जो लाइन सेगमेंट उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के लिए एरो हेड यूज करते थे। तो इस वेक्टर का ये वाला लाइन है जो कि राइट साइड यानी कि मान लीजिए ईस्ट डायरेक्शन में, तो इसका भी डायरेक्शन देखिए ईस्ट ही है, तो डायरेक्शन दोनों का सेम आ गया। और इसका मैग्नीट्यूड देखिए, अगर ये मैग्नीट्यूड है यहाँ से यहाँ देखिए, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड 5 मीटर है, तो इसकी भी मैग्नीट्यूड 5 मीटर होगी। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड 5 मीटर और डायरेक्शन मेरा ईस्ट है, तो बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। तो आपको समझ में आ गया कि इक्वल वेक्टर्स किसे कहते हैं। दो वेक्टर इक्वल तब होगा दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल और डायरेक्शन इक्वल। ठीक है, तो थर्ड वेक्टर के लिए मैं बताता हूँ, थर्ड टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में इक्वल वेक्टर के बाद आपका आया नेगेटिव वेक्टर, तीसरा पॉइंट नेगेटिव वेक्टर। अच्छे से देखें, नेगेटिव वेक्टर्स कुछ नहीं है, बहुत इजी है। नेगेटिव वेक्टर्स में मान लीजिए मैं फिर सपोज कर लेता हूँ कि दो वेक्टर ए एंड बी, ये क्या है वेक्टर्स है, क्या है, मैंने कोई दो वेक्टर्स ले ली, तो दो वेक्टर्स को ही नेगेटिव वेक्टर्स कहते हैं कब, जब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो। ठीक है, दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल हो और डायरेक्शन दोनों का ऑपोजिट हो। कहने का मतलब अगर इसका डायरेक्शन ए कैप है तो इसका डायरेक्शन अगर बी कैप है, तो दोनों इक्वल कब होगा, नेगेटिव साइन के साथ। अगर या फिर ऐसे भी हो सकता है कि ए कैप माइनस इक्वल्स टू बी कैप, या तो ये लिखें या तो ये लिखें, इन दोनों के साथ लिखें चाहे इन दोनों के साथ लिखें। तो मैं क्या बोल रहा था कि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों को क्या बोलेंगे, नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, और आपको पता है कि डायरेक्शन अपोजिट दिखाने के लिए कोई एक वेक्टर में माइनस का साइन यूज किया जाता है। जैसे यहाँ समझे, ये मेरा ए वेक्टर है, ठीक है, इसकी मैग्नीट्यूड को मैंने मान लिया 5 किलोमीटर, डायरेक्शन मेरा क्या है, ईस्ट। ठीक, और एक और वेक्टर मैंने लिया है जिसकी मैग्नीट्यूड 5 किलोमीटर ही होगी मगर डायरेक्शन मेरा अपोजिट यानी वेस्ट की होगा, तो बोथ इस वेक्टर को मैंने बी मान लिया, तो बोथ आर नेगेटिव वेक्टर्स, यानी नेगेटिव वेक्टर्स क्या ही जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सब सिर्फ क्वेश्चंस को, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने में यूज होता है। बीच में आपको दे दिया जाएगा, कहीं नेगेटिव वेक्टर बोल दिया जाएगा, इक्वल वेक्टर बोल, आप कैसे इसको यूज कर पाओ, बस इसी के लिए टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ाई जाती है। और ये ध्यान रखना है कि अगर आप एक एक स्टेप बाय स्टेप अगर वेक्टर के टाइप्स को समझ जाओगे तो आपको क्वेश्चंस करने में बहुत ईजी होगा, आपको कोई किसी तरह का दिक्कतें नहीं आएंगी। ठीक है, चौथा में देखिए, पहला मैंने क्या पढ़ाया था, यूनिट वेक्टर, दूसरा इक्वल वेक्टर हो गया, तीसरा नेगेटिव वेक्टर, चौथा नल वेक्टर। नल वेक्टर, ये भी समझे नल वेक्टर से होता है क्या, जिसको मैंने जीरो वेक्टर भी कहता हूँ। जीरो वेक्टर क्यों कहा जाता है बताता हूँ। तो चौथा मेरा वेक्टर का टाइप है नल वेक्टर। लेट एज्यूम कर लेता हूँ कि ए एक वेक्टर है, ठीक है, तो इस वेक्टर को अगर आप नल वेक्टर बोलोगे तो इसमें दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहला कंडीशन क्या है कि इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, इट्स डायरेक्शन एनीवेयर। एनीवेयर का मतलब कहीं भी, इसके डायरेक्शन को आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, फिक्स नहीं ना इसका डायरेक्शन, कहीं है कि मनमौजी है, कहीं पे भी जा सकता है। अगर कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है और वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, यानी इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं, तो उस वेक्टर को क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर, नल वेक्टर्स। बस शॉर्ट में समझिए, एकदम इजी में, ज़्यादा घुमाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए चौथा भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप मेरे को बता सकते हैं, मेरे को लग रहा है कि समझ में आ ही गया होगा, ज़्यादा कोई बड़ा बात नहीं है। लाइक वेक्टर्स समझे, लाइक वेक्टर्स क्या होता है। लाइक वेक्टर भी इजी है, सेम ये लाइक वेक्टर सेम इक्वल वेक्टर के जैसा है, बट इसमें थोड़ा सा एक मॉडिफाइड फॉर्म है। क्या है, जैसे कि मान लीजिए ए बी मैंने एज्यूम किया है दो वेक्टर्स, और एक मैंने पी क्यू भी एज्यूम कर लिया है वेक्टर्स, मैं बताने के लिए एज्यूम किया हूँ, देखिए कैसे। तो लाइक वेक्टर्स का कंडीशन में देखिए क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट कंडीशन 1, लाइक वेक्टर्स में कंडीशन क्या है कि आपको मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो सकता है या फिर इक्वल होगा मैग्नीट्यूड बट किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाइड कर देने के साथ। ठीक है, तो यहाँ देखिए
या तो लाइक वेक्टर कंडीशन में मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो सकता है या फिर इस फॉर्म में भी हो सकता है। कहने का मतलब इसके मैग्नीट्यूड यानी पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और क्यू वेक्टर के मैग्नीट्यूड को अगर आपस में इक्वल करना है तो किसी एक में, चाहे इसमें किसी भी एक में आप स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कीजिए। स्केलर क्वांटिटी बोलिए या फिर रियल नंबर बोलिए, ठीक है, आगे समझा दूंगा। ये तो आपके पास ये हुआ पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है कि डायरेक्शन मस्ट बी सेम। ये डायरेक्शन सेम ही होगा, ये अपोजिट नहीं होनी चाहिए। जैसे कैसे बताता हूँ, ए कैप इक्वल्स टू बी कैप होनी चाहिए और पी कैप इज इक्वल्स टू क्यू कैप। ये तो मस्ट ही है कि आपका डायरेक्शन सेम होगा। डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, डायरेक्शन तो सेम है आपका, मगर मैग्नीट्यूड में किस तरह का फर्क दिखेगा। अब मैं बता देता हूँ इसका एग्जाम्पल देके आपको, एग्जाम्पल समझे। जैसे कि ए वेक्टर है, इसके पास 5 किलोमीटर मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन मान लीजिए ईस्ट, ठीक। ये जो वी वेक्टर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वी वेक्टर 5 किलोमीटर ईस्ट। एक ये कंडीशन हो गया। देखिए मैग्नीट्यूड, देखिए दोनों का सेम है, डायरेक्शन भी सेम। ऐसे भी हो सकता है मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन सेम, और इस तरह का भी मैग्नीट्यूड आपको देखने को मिल जाएगा और डायरेक्शन सेम मिलेगा। दूसरा कंडीशन देखिए, पी वेक्टर 6 किलोमीटर है वेस्ट मान लीजिए, ठीक है, और आपका क्यू वेक्टर क्या है, 3 किलोमीटर वेस्ट। तो हुआ क्या, अब अच्छे समझें। इसमें देखिए क्या हुआ, इसका मैग्नीट्यूड निकालिए। अगर पी का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या आएगा, 6 किलोमीटर, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 3 किलोमीटर। और अब बताइए 3 किलोमीटर किसका है, मैग्नीट्यूड इसका है, क्यू का। तो आप ऐसे लिख सकते हो पी मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू वेक्टर। देखिए उस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में आ गया यहाँ पे। तो इस तरह से आपको, यानी कि मैग्नीट्यूड के दोनों का इक्वल होगा बट कुछ रियल नंबर के साथ यानी कि दोनों में से एक, किसी एक में एक रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा। अब इसका ये तो आप मैथमेटिकल फॉर्म है, अब डायग्राम फॉर्म में समझे। जैसे कि पहला में क्या था, देखिए अगर वेक्टर ये इस डायरेक्शन में है 5 किलोमीटर, ये ए वेक्टर है, तो बी वेक्टर भी इस डायरेक्शन में 5 किलोमीटर है। ये पहला कंडीशन है, ठीक है। इसका ऊपर वाले का, इधर वाले का देखें, अगर एक 6 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन में, ये 6 किलोमीटर ये वेस्ट डायरेक्शन में है, तो क्यू वेक्टर भी देखिए वेस्ट डायरेक्शन में है, मगर ये 3 किलोमीटर, ठीक है। ये क्यू वेक्टर है, ये पी वेक्टर है। तो आप फर्क ये देखिए, उसके लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लाइन सेगमेंट का लेंथ कुछ भी हो मगर डायरेक्शन सेम होगा तो ये लाइक वेक्टर कहलाएगी, ठीक है। अगर डायरेक्शन सेम है, लाइन सेगमेंट का लेंथ कुछ भी, आप ये तो मैथमेटिकल फॉर्म में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको, बाय द वे मान लीजिए, बट ये लाइन सेगमेंट से आपको क्लियर हो रहा है कि लाइन सेगमेंट का लेंथ कुछ भी हो मगर अगर डायरेक्शन सेम है तो लाइक वेक्टर होगा। यहाँ पे देखिए डायरेक्शन सेम है, लाइन लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट कुछ भी हो, तो अब बताइए लाइक वेक्टर्स को आप इक्वल वेक्टर्स भी बोल सकते हो इस केस में, और ये इक्वल अभी नहीं है तो आप ये बोल सकते हो कि ऑल इक्वल वेक्टर्स इज आल्सो कॉल्ड लाइक वेक्टर। जितने भी इक्वल वेक्टर्स वो लाइक वेक्टर्स होंगे ही, मगर ऑल द लाइक वेक्टर इज नॉट इक्वल वेक्टर्स। जरूरी नहीं है कि जितने भी लाइक वेक्टर्स है वो इक्वल वेक्टर्स हो। ये बात हमेशा ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस की है। अब देखिए कॉलिनियर वेक्टर्स, कितना नंबर था, 5 नंबर, 6 नंबर। देखिए आप देखेंगे कोलिनियर वेक्टर्स, अच्छे से देखिए कोलिनियर वेक्टर्स क्या है। कोलिनियर वेक्टर्स को समझने के लिए आपने याद करें 9 10 में क्या पढ़ा था, 10 में पढ़ा होगा कोलिनियर ऑफ पॉइंट्स। पॉइंट्स कब कोलिनियर होती थी, जब एक लाइन पर बहुत सारे पॉइंट्स होते थे, ठीक है। जैसे कि ए बी लाइन है, उसमें पी क्यू आर एस इस तरह का बहुत सारा पॉइंट्स है, तो सारा पॉइंट्स को कोलिनियर बोलते थे। यानी कहने का मतलब ऑल द पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, दैट इज कॉल्ड कोलिनियर ऑफ पॉइंट्स। बट यहाँ वेक्टर्स कोलिनियर है, तो एक ही आप लाइन ले लें, एक लाइन मैंने ले लिया एल, इस पे दो वेक्टर्स मैंने एज्यूम कर लिया, वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। डायरेक्शन सेम हो या ऑपोजिट, ये कोलिनियर कहलाएंगे। ऐसे भी आप लिख सकते हो, ए भी कोलिनियर है, ये लाइन मान लीजिए L1 लाइन थी, ये L2 लाइन है, तो इसमें मान लीजिए वेक्टर P है और ये इस डायरेक्शन में वेक्टर Q है, तो ये भी दोनों कोलिनियर, ए बी आर कोलिनियर और पी क्यू आर ऑल्सो कोलिनियर, मतलब दोनों कोलिनियर है। डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, कोलिनियर करने का मतलब एक ही लाइन सेगमेंट में। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई वेक्टर ए है, मान लीजिए ये वेक्टर ए है, और वेक्टर बी मान लीजिए आप ये वाले हैं,
ठीक है। तो ये पैरेलल के केस में भी इसको कॉलिनियर आप बोल सकते हो, यानी पैरेलल वेक्टर आल्सो कॉल्ड कॉलिनियर वेक्टर्स, यानी ये पैरेलल वेक्टर्स भी है, ये पैरेलल वेक्टर्स है। बता दिया साथ में, पैरेलल वेक्टर्स भी मैंने बता दिया, ये पैरेलल वेक्टर्स है। और इसके केस में यानी दोनों वेक्टर के बीच 0 डिग्री का एंगल बनता है। याद रखें, पैरेलल वेक्टर के केस में 0 डिग्री का एंगल बनती है। मैंने इसी में बता दिया पैरेलल वेक्टर्स। ज़्यादा मैं वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगा, शॉर्ट में समझा देता हूँ। पैरेलल वेक्टर्स ये हैं। और ये देखिए, पैरेलल वेक्टर्स को कॉलिनियर वेक्टर्स भी कहते हैं। और ये देखिए, एक और केस है, मान लीजिए P वेक्टर है और ये Q वेक्टर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। ये एंटी पैरेलल हुआ, एंटी पैरेलल, जिसके दोनों वेक्टर के बीच थीटा जो बनेगी वो 180 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगी, और ये कॉलिनियर भी कहलाएगी। यानी कि ये पैरेलल के केस में कॉलिनियर वेक्टर्स हुई, ये एंटी पैरेलल के केस में कॉलिनियर, यानी कॉलिनियर आपको पैरेलल केस में भी हो जाएंगी, एंटी पैरेलल केस में भी, या फिर एक ही लाइन पर हो वो भी कॉलिनियर हो जाएंगे। तो एक बात आप अच्छे से ध्यान रखिए, कॉलिनियर कब नहीं होगी, जब दो वेक्टर्स, यानी ये वेक्टर्स और ये वेक्टर्स जो कट करेगा तो नॉट कॉलिनियर। याद रखिए, कॉलिनियर नहीं कहलाएंगे। एक बात हमेशा आप लोग ध्यान रखिए, कॉलिनियर वेक्टर का क्या कंडीशंस है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद आप समझे कनकरेंट वेक्टर्स। कनकरेंट वेक्टर्स एंड कोप्लेनर, इसी में बता देता हूँ, कोप्लेनर वेक्टर्स, ताकि आपको समझ में। डेफिनेशन मत समझिए, डेफिनेशन लिखने से कोई फायदा नहीं है, मीनिंग समझ जाए, मैथ्स में यही काफ़ी है। ठीक है, आपको समझाता हूँ मैं कनकरेंट वेक्टर्स क्या होता है, कोप्लेनर वेक्टर्स क्या। मैं एज्यूम कर लेता हूँ ए बी सी डॉट, मतलब मिनिमम मैंने 3 वेक्टर एज्यूम किया कि ए बी सी 3 वेक्टर्स है। अब इस वेक्टर्स को मैं कॉलिनियर और कोप्लेनर दिखाता हूँ, ठीक है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो कॉलिनियर बोलता हूँ, कनकरेंट वेक्टर दिखाता हूँ और कोप्लेनर वेक्टर दिखाता हूँ। पहले कोप्लेनर बताता हूँ। जैसे देखिए, आप 3 डायमेंशन का एक कोऑर्डिनेट बना दीजिए, एक डायग्राम बना दीजिए, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। सपोज कि मैंने ये वाला प्लेन चूज किया, कौन सा प्लेन, वाई जेड प्लेन, इसको क्या कहते हैं, वाई जेड प्लेन, ठीक है। इस वाई जेड में प्लेन है, मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है। नोटिस करें, ऑल द वेक्टर्स lie on same plane, so they are called coplanar। यानी ऑल द वेक्टर्स लाई ऑन द सेम प्लेन, अगर वेक्टर्स एक ही प्लेन पर है तो सभी को कोप्लेनर कहेंगे। अगर बाय द वे सी उठ के चला गया, ए भी बचा, तो ए भी कोप्लेनर होगा। तो ए बी और सी के बाद में अगर रिलेशन बनाओगे, अगर सी नहीं रहेगा, इस प्लेन पे रहेगा, तो ये नॉन कोप्लेनर हो जाएगा। सिमिलरली, जैसे कि मान लीजिए ये प्लेन है, इस तरह से दी हुई है, और यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पे ए वेक्टर है, यहाँ बी वेक्टर है, एक सी वेक्टर यहाँ हो जाएगा, तो ये नॉट कोप्लेनर। समझे ना, कोप्लेनर नहीं होगा, ये दो यहाँ है, तो सिर्फ ए बी कोप्लेनर होगा। ए बी सी के साथ रिलेशन बनाओगे तो नॉट कोप्लेनर की केस आएगी। अब कनकरेंट का केस देखिए क्या होता है। कनकरेंट का केस के लिए आपको ये समझिए, मान लीजिए एक पॉइंट है ओ, एक पॉइंट है आप पी, अच्छे से समझे। मान लीजिए कि इस पे इन कर रही है ऑल 3 वेक्टर्स, ए बी वेक्टर ए भी इन कर रही है इसी पॉइंट पर, बी भी इन कर रही है इसी पॉइंट पर, सी भी इन कर रही है इसी पॉइंट ओ पर। तो ऑल द वेक्टर्स इंटर्स एट द सेम पॉइंट ओ, दैट इज कॉल्ड कनकरेंट। कनकरेंट का केस क्या होता है कि सारा वेक्टर या तो एक ही पॉइंट पर इन करे, या फिर एक ही पॉइंट से आप बाहर जाए। जैसे कि इस पॉइंट से आप बाहर जा रहे हो, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, एक ही पॉइंट से बाहर जा रही हैं या फिर एक ही पॉइंट पर इन कर रही है, इसी को कहेंगे कनकरेंट वेक्टर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा कनकरेंट वेक्टर्स क्या है, कोप्लेनर वेक्टर्स क्या है, कॉलिनियर वेक्टर्स क्या है, और भी वेक्टर्स मैं बता रहा हूँ। तो जैसे कि और भी वेक्टर्स है, बट जो जितना इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए क्लास 12 के लिए मैंने बता रखा है, बस इतना अगर जान लोगे टाइप्स ऑफ वेक्टर तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेंगी। और कुछ मैं बताना चाहूँगा जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ही काम आएंगे। चलिए मैं वो सब आपको बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी, ठीक है। देखें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स,
जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही हेल्पफुल होगी। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है, पहला यह ध्यान रखें आप कि अगर आप किसी वेक्टर को, कोई भी एक वेक्टर को अगर 360 डिग्री रोटेट करो तो उस वेक्टर में कोई भी चेंजिंग नहीं आती। मेरे कहने का मतलब जैसे कि ये वेक्टर ए है, ठीक है, इसको आप रोटेट करो 360 डिग्री। जैसे कि मान लीजिए 360 रोटेट करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मान लीजिए ऐसे रोटेट करना होगा। तो जैसे ये मान लीजिए इसका ये फॉर्म बनेगा, रोटेट करते करते आप ऐसे आओगे, अगर आप ओवरलैप कर जाओगे, देखिए जैसे कि ऐसे करके आओगे, ऐसे 360 डिग्री आप ऐसे रोटेट करोगे तो इसी पर आकर ओवरलैप हो जाएगा ये वेक्टर, क्योंकि इसका लाइन लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट तो सेम ही रहेगा, डायरेक्शन वही रहेगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि 360 डिग्री अगर आप रोटेट करते हो इस वेक्टर को तो नो चेंजेस, मतलब कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, कोई भी बदलाव नहीं होगी। याद रखें, पहला आपको अच्छा, ये सब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत ही हेल्प करेगी। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे देखोगे आपको कभी कभी क्या होगा, वेक्टर को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी वेक्टर्स को, जैसे कि मान लीजिए ए वेक्टर से, ठीक है, तो वेक्टर्स ए कैन बी शिफ्ट इन पैरेलल फॉर्म। आप पैरेलल फॉर्म में से शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ए वेक्टर ये वाला, आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इस वेक्टर को यहाँ लाना था, पैरेलली उठा के ऐसे ला सकते हो, ऐसे, इसकी वैल्यू चेंज नहीं करेगी, आप शिफ्ट कर सकते हो, यानी यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिए। क्वेश्चन मिलेगा बहुत सारा आपको पैरेलल शिफ्ट करने का। आप जैसे कि बाय द वे एक वेक्टर से ए, ठीक है, ऐसे, तो आप इसको पैरेलल का करने का मतलब ये पैरेलल ऐसे भी यहाँ ला सकते हो, या फिर आप इसे ऐसे एक्सटेंड भी कर सकते हो लीनियर, क्योंकि एक कॉलिनियर ही वही वेक्टर कहलाएगा। बट याद रखें, ये जो एक्सटेंड किया, जैसे कि ये चीज़ को उठा के ये इधर ला दिए, तो चीज़ तो वही लाए ना, मैग्नीट्यूड, बस इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो लिनियरली, हाँ, और आप वेक्टर को एक्सपेंड भी कर सकते हो। जैसे कि एक्सपेंडेशन किया कि मान लीजिए आपको ये चीज़ को इस साइड में ज़रूरत है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम सॉल्यूशन कर रहे हो, ये वेक्टर यहाँ है और आपको इस साइड चाहिए उस वेक्टर को, ठीक है, तो अब जैसे कि मान लीजिए ये वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर है, एक वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक, आपको सॉल्यूशन करना है इस साइड, तो इस ए पूरा बी वेक्टर को आप उठा करके एकदम लिनियरली, यानी क्या बोलते हैं पैरेलल, इसी को पैरेलल भी कहा जाता है, ऐसे आप ला सकते हो इसको। तो ऐसे लाने क्या हेल्प मिलेगा, जब आप ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन पढ़ोगे तो आपको याद रखिएगा, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी, तो आपको रिजल्टेंट के लिए एक वेक्टर ये लेना होगा सी, इसी कारण इस वेक्टर को मैंने यहाँ उठा के लाया, तो जरूरत पड़ती है कभी कभी, तो इसी के लिए ये वेक्टर का शिफ्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। थर्ड नंबर देखें, थर्ड नंबर क्या है कि दो वेक्टर के बीच एंगल कैसे आप डिसाइड करते हो, कि आपको कौन सा एंगल चूज करना है दो वेक्टर के बीच, तो ये ध्यान रखें, ठीक है। सपोज कि मैंने वो दो वेक्टर, मान लीजिए ए और बी, मैंने वो दो वेक्टर ली, तो ये दो वेक्टर के बीच हमको एंगल डिसाइड करना था। हमेशा याद रखें, सबसे पहले आपको चेक करना है कि दोनों वेक्टर कन्ग्रेंट है या नहीं, ठीक है। कन्ग्रेंट का मतलब या फिर ये दो वेक्टर एक पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, इस पॉइंट को ये मान लीजिए, या फिर इस पॉइंट से, इस पॉइंट ओ डैश मान लीजिए, इस पॉइंट से बाहर जा रहे हैं, यही ना कन्ग्रेंट का केस है। पहले आपको ये चेक करना होगा ये कन्ग्रेंट है या नहीं। अगर कन्ग्रेंट है तो आपको इसके बीच के स्मॉल एंगल लेना होगा, ये वाले, क्योंकि दो एंगल बनती है यहाँ पे, लॉन्ग एक स्मॉल, यानी कि बिग इसको बोलते हैं लॉन्ग, इसको स्मॉल बोलेंगे। ये स्मॉल एंगल लेना होगा कब, पहले चेक करना होगा कन्ग्रेंट, जो मैंने बताया कन्ग्रेंट का केस, उसके बाद आपको चेक करना होगा कौन सा स्मॉल, और इस एंगल की जो वैल्यू होगी वो 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच की होगी, याद रखिएगा। ये तो हो गया पहला कंडीशन। अगर बाय द वे आपको कंडीशन 2 में कन्ग्रेंट नहीं मिला तो कैसे एंगल डिसाइड करोगे, तो कन्ग्रेंट नहीं रहता है तो कन्ग्रेंट बनाना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कन्ग्रेंट नहीं है, कोई पॉइंट, कोई वेक्टर, ये वाले वेक्टर इस पॉइंट पर मान लीजिए पी पर आ रही है और एक वेक्टर इस पॉइंट से जा रही है बाहर, ठीक है, तो स्टूडेंट क्या करता है, डायरेक्टली ये वाला एंगल स्मॉल एंगल ले लेगा, नहीं लेना है ये वाले एंगल, ठीक है, ये एंगल नहीं लेना है आपको, इसलिए नहीं लेना है क्योंकि ये पॉइंट पर इन कर रही है, पॉइंट से आउट कर रही है, ये कन्ग्रेंट नहीं है। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, या तो आप इस वेक्टर को इधर शिफ्ट कीजिए या इस वेक्टर को इधर शिफ्ट कीजिए, ठीक है। तो इसको एक्सटेंड करने के लिए देखिए, मैंने ऐसे ऐसे बढ़ा दिया, इस पहले वाले एंगल को मान लीजिए कुछ मान लीजिए, मगर ये एंगल नहीं होगा, मान लीजिए अल्फा मान लीजिए, आपको फाइनल एंगल कौन मिलेगा, मैंने बताया ये एंगल नहीं होगा, तो मैंने ऐसे एज्यूम किया अल्फा, जो फाइनल एंगल मेरा कौन होगा, देखिए जो मैंने एक्सटेंड किया, तो देखिए ये भी इस पॉइंट से आउटसाइड बाहर निकल रही है, ये भी बाहर निकल रही है, ये अब यहाँ इस पॉइंट पर ये दोनों वेक्टर हो जाएगा कन्ग्रेंट, तो ये वाले एंगल को लिया जाएगा जिसको बोलेंगे थीटा,
और इसकी जो वैल्यू होगी आपको पता है कैसे निकालेंगे। तो ये थीटा एक स्ट्रेट लाइन का काम करेगा, स्ट्रेट में ये रे इनसाइड खड़ी हुई है, तो आपको पता है कि इसकी टोटल सम क्या होगा, ये प्लस ये 180 डिग्री, ये निकालना होगा तो 180 डिग्री में से इस अल्फा को माइनस करना होगा। तो ये फाइनली ये वाला मेरे जब कनकरेंट नहीं रहेगा तो ये कंडीशन अप्लाई करनी है, याद रखिए। अच्छा चलिए आप देखें फोर्थ नंबर में क्या होगा कि क्वेश्चंस आपको ऐसे भी दे सकती हैं कि 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, जैसे 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट ऐसा लिखा रहे, या फिर आपको 60 डिग्री दे देगा वेस्ट ऑफ साउथ, इस तरह से दिया रहेगा। आपको बोलेगा कि क्वेश्चंस में दिया रहता है आप प्लॉट करना होगा आपको ग्राफ, तो आप कैसे ग्राफ प्लॉट करोगे, उसके बाद ना क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए ये आपको एक तरीका है, तो कैसे करोगे देखिए। आपको उसके लिए ग्राफ खींचने के लिए डायग्राम बना लीजिए, डायरेक्शन डायग्राम। आपको पता है कि अपवर्ड में नॉर्थ होता है, डाउनवर्ड में साउथ होता है, राइट साइड ईस्ट होता है, लेफ्ट साइड वेस्ट होता है। तो कैसे प्लॉट करना है तो देखें, अच्छे से ध्यान दें। 30 डिग्री आपको जानी है, ईस्ट से नॉर्थ जानी है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट आपको रीड करना है, मगर जाना कैसे, ईस्ट से नॉर्थ 30 डिग्री। तो ईस्ट कहाँ है, नॉर्थ यहाँ, आप 30 डिग्री जाएँ, ये 30 डिग्री आपको जाना है। यही जो लाइन आपको रिप्रेजेंट करेगा इस वेक्टर को, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट यानी एनी। समझ में आया आपको। सिमिलरली 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ को अगर रिप्रेजेंट करना है तो आपको साउथ से वेस्ट जाना है 60 डिग्री। चले साउथ यहाँ है, वेस्ट यहाँ है, साउथ से वेस्ट चलते हैं। आपको साउथ से वेस्ट चलना है 60 डिग्री, ठीक है। ये लाइन आपको ही रिप्रेजेंट करेगा 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। वेस्ट ऑफ साउथ रीड करना है, जाना है साउथ से वेस्ट, हमेशा याद रखें, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको और भी दिया रहेगा तो आप ऐसे प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। आप प्लॉट करना सीख गए होगा। अगर आपको नहीं पता, अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप मेरे को मैसेज करें इंस्टा पर, मैं आपको अच्छे से और बता दूंगा, कन्फ्यूज़न को और क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और एक और बात इसमें जाने कि इसी लाइन को आप एक और तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे, आपको पता है कि दो, जैसे कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच 90 डिग्री बनती है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल रहता है। तो अगर यहाँ 30 डिग्री है तो आप इसको 60 डिग्री तो लिख सकते हो, जैसे यहाँ 60 डिग्री है तो आप इसको 30 डिग्री तो लिख सकते हो। तो ध्यान दें, ये जो एंगल कैसे बन रहा है, नॉर्थ से ईस्ट की ओर बन रहा है, नॉर्थ से ईस्ट की ओर बन रहा है, तो इसको क्या रीड करूँगा, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। मैंने बताया था अगर नॉर्थ से ईस्ट की ओर बढ़े तो आपको रीड करना ईस्ट ऑफ नॉर्थ, और जितना एंगल बना रहा हूँ वहाँ लिख दीजिए। इसको मैं 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट को मैं 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ये इसका ऑपोजिशन है। आपने वेक्टर का ऑपोजिशन पढ़ा था, अगर वेक्टर का ऑपोजिट करना हो तो उसके माइनस साइन यहाँ पे जो ऑपोजिट करना होगा, तो आपको देखना होगा कि एंगल कितना बन रहा है। जो एंगल बन रहा है टोटल ओवरऑल, उस एंगल को ओवरऑल से माइनस कर दे, जो रेस्ट बचेगा उस एंगल को लिखें और इसका डायरेक्शन अपोजिट कर दे। जैसे नॉर्थ ऑफ ईस्ट लिखा है तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ कर दें। सिमिलरली यहाँ पे भी आप इस चीज़ को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। 30 डिग्री देखें, वेस्ट से साउथ की ओर जा रहा है तो आपको लिखना है साउथ ऑफ वेस्ट, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो मेरी वीडियो थोड़ा सा और लोगों तक पहुंच जाएगी, और जिनको हेल्प की बहुत ज़रूरत है वो उसे भी हेल्प मिल पाएंगी। और चले आज वीडियो मैं यहीं तक एंड करता हूँ। थैंक्स एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो।